मनीष कुमार वर्मा और आप देख रहे हैं चैनल 24/7। हरिद्वार दौरे के दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कनखल में हरिहर आश्रम पहुंचकर स्वामी अवधेशानंद गिरी से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने हरीश रावत को हर की पेड़ी आकर भजन करने की नसीहत भी दी। क्या कहते हैं, क्या करते हैं। अगर आपको ध्यान होगा कि हरीश रावत जी ने मुझे 2000 में जेल भेजा था, और जब मैं जेल से छूटा था तो मैंने एक बात कही थी कि इसने ब्राह्मण की हत्या करने की कोशिश की है और ये दोनों जगह से हारेगा। तो यही हुआ कि मुख्यमंत्री रहते हुए जिस व्यक्ति ने दोनों जगह से हारने का रिकॉर्ड बनाया हो, तो मैं तो उनसे कहूंगा, मुझे याद है जब एनडी तिवारी जी सीएम थे तो हर की पौड़ी में भजन करते थे। तो आपका बुढ़ापा आ गया है, अब आपके बस का कुछ नहीं है, हर की पौड़ी में आइए, भजन कीजिए, भगवान का नाम लीजिए। तो स्वामी अवधेशानंद से मुलाकात की मंत्री गणेश जोशी ने उनको शॉल उड़ाकर उनका सम्मान किया और इस दौरान उन्होंने हरीश रावत पर निशाना भी साधा। हरदा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि एक समय था जब हरदा ने मुझे जेल भेजा था और मैं जब जेल से निकला तो मैंने कहा था कि तो इन्होंने एक ब्राह्मण का अपमान किया है और ये हारेंगे दोनों सीटों से, और वो हार गए। वह इन्होंने कहा है कि हर की पेड़ी में आए और वो भजन कीर्तन करें, बुजुर्ग हो चुके हैं, राजनीति उनके बस की बात नहीं है। तो इस तरह की कटाक्ष जो है मंत्री गणेश जोशी ने किया है। हमारे साथ हमारे संवाददाता मनोज कश्यप जुड़ चुके हैं। मनोज, आज गणेश जोशी आए और वहाँ पर अवधेशानंद गिरी महाराज से उन्होंने सम्मान किया, उनसे मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने हरदा पर निशाना भी साधा और कहा कि वो आएँ और हर की पेड़ी में भजन कीर्तन करें। बिल्कुल, देखिए मनीष, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी हरिद्वार पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे अवधेशानंद महाराज का आशीर्वाद लिया। इस तरीके से मीडिया से रूबरू जब कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी उन्होंने साफ तौर से यहाँ पे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के ऊपर एक कटाक्ष भी साधा। उन्होंने कहा है कि अब हरीश रावत की उम्र ज्यादा हो चुकी है, अब उनको हर की पौड़ी पर पहुंचकर भजन कीर्तन यहाँ पे करना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने एक बात मीडिया के साथ में वो शेयर की है कि जब रावत की सरकार थी यहाँ पे 2016 में उनको जेल भेजा गया था, तब जेल से लौटने के बाद गणेश जोशी ने एक भविष्यवाणी यहाँ पे की थी कि ये साथ दोनों चुनाव हार जाएंगे। वो भविष्यवाणी बिल्कुल सटीक हुई है। तो उन्होंने साफ तौर से ये जो कटाक्ष था वो कहीं ना कहीं आज भी इस बात को यहाँ पे साबित करता है कि अभी तक जो हरीश रावत तो यहाँ पे गणेश जोशी के जो मनमुटाव थे वो अभी तक ठीक नहीं हो पाया। अभी भी इन दोनों के बीच में आपस में खटास है और वो लगातार जारी रहेगी। जी मनीष। पर लगातार जिस तरह से जो बीजेपी नेता हैं वो साधु संतों से मुलाकात कर रहे हैं, उनसे उनका आशीर्वाद ले रहे हैं, तो हरिद्वार में क्या जो साधु संतों ने एक बयान दिया था सांसद को लेकर कि भाई हम अपना सांसद खड़ा करेंगे लोकसभा चुनाव में, तो इसको लेकर ये लोग अब ज़्यादा मुखर हो गए कि भाई अब जाकर मिलते रहो वरना फिर दिक्कत में पैदा हो जाएगा। तो ऐसे में साधु संतों का आशीर्वाद ले रहे हैं ताकि अगर कोई ऐसा मौका आता भी है, ऐसी कोई बात उठती है तो उन्हें शांत कराया जा सके। बिल्कुल मनीष, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, नगर जो चुनाव होता है वो यहाँ पे होने वाले, जल्दी चुनाव की तैयारी भी यहाँ पे होने लगेगी। लेकिन उससे पहले यहाँ पे एक मामला निकल के सामने आया था कि जब साधु संतों ने एक बड़ी प्रेस वार्ता की तो यहाँ पे उन्होंने साफ तौर से इस बात को क्लियर कर दिया था कि यहाँ से हरिद्वार से किसी साधु या संत को सांसद का चुनाव लड़ाया जाए, क्योंकि हरिद्वार लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, लोगों की आस्था जुड़ी रहती है। तो ऐसे में अगर यहाँ की कमांड किसी संत के हाथ में होगी तो कहीं ना कहीं जो हरिद्वार का स्वरूप होगा वो दिव्य भव्य होगा। वो आने वाले
अन्य जो कई मेले होते, कई आयोजन होते हैं, वो और भी धार्मिक तरीके से यहाँ पे उनका आयोजन किया जाएगा। तो लेकिन अब जिस तरीके से हमने देखा है कि हरिद्वार के सांसद है डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, उनके अंदर काफी एक नाराजगी देखने के लिए मिल रही थी कि जो हरिद्वार के साधु संत है उनसे काफी नाराज दिखाई दे रहे थे। लेकिन उसके बाद से हमने देखे कि चाहे प्रदेश के मुखिया हो, उसका सिंह धामी हो, या फिर भारतीय जनता पार्टी के अन्य कैबिनेट के मंत्री हो, बड़े नेता, वो लगातार भी साधु संतों के बीच में पहुंचकर उनका आशीर्वाद भी ले, और साथ ही साथ जो उनकी समस्या है वो भी उनकी को सुनते भी हो। कहीं ना कहीं जो यहाँ पे जो कमियां भारतीय जनता पार्टी की रही है, साधु संतों के बीच जो नाराजगी थी, उसको देखते हुए यहाँ पे लगातार भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और नेताओं ने अब साधु संतों के बीच में पहुंचकर उनकी बातों को सुनना शुरू भी कर दिया है। जी मनोज, अगर बात की जाए हरिद्वार की, तो हरिद्वार की जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है वो इस वक्त क्या कह रही है, आपको क्या लग रहा है? आप तो फील्ड में भी रहते हैं। अब बिल्कुल देखिए, जब हम ग्राउंड जीरो पे जाके लोगों से बातचीत करते हो, कहीं ना कहीं हम साधु संतों से बातचीत करते हो, तो साधु संतों का साफ तौर से इस बात को कहना था, जब हमने ग्राउंड जीरो पे जाके उनसे बातचीत की थी, कि जिस तरीके से यहाँ पे हरिद्वार साधु संतों का बहुमूल्य क्षेत्र है, तो यहाँ पे साधु संतों का साफ तौर से इस बात को कहना था कि एक बार किसी साधु या संत को यहाँ पे मौका देना चाहिए। और हमने देखा कि अभी जब बीते दिनों हरिद्वार पहुंचे थे, उन्होंने भी एक संत सम्मेलन में भाग लिया था। वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के अन्य कई नेता भी थे, सांसद रमेश पोखरियाल निशंक भी मौजूद थे। तब उन्होंने इस बात को कहा था कि अगर कांग्रेस के साथ में तमाम जो साधु संत है वो एकजुट होकर आते हैं, तो कांग्रेस पार्टी साधु संतों को टिकट देने पे विचार करेगी। और विचार ही नहीं करेगी, बल्कि उन्होंने इस बात को बिल्कुल यहाँ पे ये बात कही थी कि साधु को यहाँ पे चुनाव लड़ने का मौका भी दिया जाएगा। लेकिन हमने देखे कि लगातार जो यहाँ पे साधु संत है वो डॉक्टर रमेश पोखरियाल जो मौजूदा सांसद है हरिद्वार के, उनसे अभी भी नाराज चल रहे हैं, क्योंकि उनका साफ तौर से कहना है कि जिस तरीके से हरिद्वार को एक स्वरूप देना था वो यहाँ पे निशंक जी के द्वारा नहीं दिया गया। तो उसको लेके यहाँ पे साधु संतों ने अपनी नाराजगी पहले भी जाहिर की, और लगातार इस नाराजगी को ऐसी अभी भी साधु संत अपनी जाहिर करते रहते हैं। जी अच्छा मनोज, एक चीज़ और भी देखिए समझने वाली बात है कि साधु संत अपनी नाराज़गी जाहिर करते रहते हैं, वहीं जो निशंक हैं वहाँ के सांसद हैं, तो वो क्या अब साधु संतों से जो देखा जा रहा है, तस्वीरें भी कई बार सामने आई कि अब वो जो है साधु संतों के बीच कुछ ज़्यादा जाने लगे हैं। पहले उतना नहीं दिखे जितना अब दिखने लगे हैं इस बीच। तो क्या जो ये पैठ बनाने की कोशिश की जा रही है, निशंक को भी लग रहा है कि भाई अगर हम इनके बीच में पैठ नहीं बनाएंगे तो हमारे कुर्सी पर खतरा आ सकता है? बिल्कुल देखिए मनीष, जिस तरीके से भी आपने देखे कि विश्व हिंदू परिषद की एक बैठक भी यहाँ पे हुई थी, तमाम जो साधु संत थे वो उसमें शामिल हुए थे। साथ हमने प्रदेशों से भी यहाँ पे साधु संत पहुंचे थे। उस टाइम पे भी यहाँ पे जो निशंक है वो भी यहाँ पे पहुंचे थे, साधु संतों का आशीर्वाद लिया था, उनसे बातचीत की थी। लेकिन ठीक है मनोज, बने रहिए हमारे साथ सुनीता विद्यार्थी बड़ोई जुड़ चुकी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। सुनीता जी, स्वागत है एचएनएन में आपका। सुनीता जी, आपके यहाँ जो मंत्री हैं गणेश जोशी, उन्होंने एक बयान दिया है कि भाई हरदा को आना चाहिए और हर की पौड़ी पर वहाँ भजन कीर्तन करना चाहिए, बुजुर्ग हो चुके हैं, अब राजनीति में उनका कोई काम वाम नहीं है। तो किस तरह से देखती है मैडम इनके बयान को? जी देखिए, हरीश रावत जी ने ऑलरेडी कई बार जो है संन्यास लेने का खुद मन बनाया था, और कई बार उन्होंने घोषणा भी की। और इस बार भी उन्होंने जब दिल्ली प्रवास के लिए जा रहे थे तो उनका यही कहना था कि वो अंतिम प्रवास पर हैं, और राजनीतिक अंतिम प्रवास पर हैं, और इसके बाद जो है वो एज अ संरक्षक जो है पार्टी की सेवा करेंगे अपनी। तो ये उन्हीं का कहना था। और निश्चित रूप से अब ये तो देखिए, अवस्था तो बिल्कुल भजन कीर्तन तो सभी को सभी अवस्थाओं में करना चाहिए, और जिस प्रकार से जोशी जी ने उन्हें कहा है तो उन्हीं के अनुसार, जो क्योंकि वो हमेशा बोलते रहते हैं कि अब तो भजन कीर्तन का समय है और हम पार्टी में एज अ संरक्षक काम करेंगे, तो उसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा है। तो कहीं ना कहीं मतलब आप लोग चाह रही है कि हरदा जो है अब संन्यास ले लें, आप लोग का भी मन है क्या? देखिए, राजनीति बहुत हो गई। अब हर हर महादेव होना चाहिए, और सभी को ऐसा संदेश भी होना चाहिए। बाकी एक नई पीढ़ी के लिए भी थोड़ा स्पेस देना चाहिए, ताकि नए लोग भी अपने आप को आजमा सकें और प्रूव कर सकें और उनके नक्शे कदमों पर आगे बढ़ सकें। ये हर पार्टी में, सभी संगठन में ये परंपरा रहती है। तो एक निश्चित अवधि पर सभी को जो है इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और निश्चित रूप से अभी उनकी उम्र जिस प्रकार से है, वो भगवान जी के अगर कीर्तन करने के लिए समय मिले तो और इससे बढ़कर कोई बात ही नहीं हो सकती है। सुनीता जी, या इधर तो विपक्ष कह रहा है कि आप लोग डरे हुए हैं,
हरदा के वर्चस्व से, हरदा के जो जनाधार है देखिए, उससे हरदा जी को तो उनको उन्हीं की पार्टी के दिग्गज डरा रहे हैं और उन्हीं की पार्टी के दिग्गज उनको जिस अवस्था में ला रहे हैं वो हम सबके सामने है। अभी तो ये भी फाइनल नहीं हुआ है कि वहाँ पे हरक सिंह रावत जी ताल ठोकेंगे या हरीश रावत जी ठोकेंगे, तो ये तो अभी भविष्य के गर्भ में छिपा है। लेकिन जिस प्रकार से उनका पूरा राजनीति का इतिहास रहा है, अब वो कुछ नया नहीं कर पाएंगे, हमें ये लगता है। इसलिए उनको दूसरों के लिए सीट अपनी छोड़नी चाहिए। और अब मुझे लगता है कि भाजपा से तो लड़ने के लिए वो किसी भी तरह से मुझे लगता है कि अब इस स्थिति में नहीं है। अच्छा सुनीता जी, एक चीज़ और देखिए ना कि आप कह रही हैं स्थिति में नहीं है, लेकिन उधर वो लगातार धरना प्रदर्शन पे बैठ जाते हैं, कुछ भी होता है तो बेचारे मौन धरने पे बैठ जाते हैं, कोई हो ना हो अकेले बैठ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं बैकफुट पर लाकर खड़ा कर देते हैं बीजेपी को। ऐसा है, हरदा जी को राजनीति में रहने का स्टंट मालूम है और इन्हीं स्टंट की वजह से वो राजनीति में आज तक अपने आप को टिका भी पाए हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, ये तो उनका रोजमर्रा का काम है। लेकिन ये है ना कि अगर कोई उत्तराखंड की बात करता है तो हरीश रावत की बात जरूर करता है और कहता है कि नहीं वो राजनीति में एक अच्छा होल्ड लगते हैं। देखिए, उनका होल्ड, बहुत बड़े नेता हैं वो, प्रदेश के विपक्ष में भी अच्छे नेता हैं। लेकिन एक वही बात है कि एक उम्र होती है, उम्र का तकाजा होता है। और अब अगर ऐसे अवस्था में वो धरने पे बैठ रहे हैं, तबीयत खराब हो जाए, तो ऐसा कोई भी नहीं चाहता है। मन भेद और मतभेद दोनों का ध्यान रखना चाहिए। तो पार्टी में कोई किसी को इस तरीके से जो है नहीं चाहेंगे कि किसी का स्वास्थ्य खराब हो जाए। तो वही बात है कि अपना ध्यान रखते हुए वो अब दूसरों के लिए जो है स्पेस छोड़े, यही हम कह सकते हैं। सुनीता जी बनी रहे हमारे साथ आप। संदीप चमोली भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। संदीप भाई, स्वागत है चैनल में आपका। बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, संदीप चमोली जी, देखिए इधर जो गणेश जोशी जी हैं, मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि अब हरदा को जो है अब भजन कीर्तन करना चाहिए हर के पौड़ी आकर, और अब राजनीति में क्या रखा है, उनको छोड़ देना चाहिए, बुजुर्ग हो रहे हैं वो। गणेश जोशी जी समय समय पर कुछ ऐसे उटपटांग बयान देकर, या कहूंगा कि गणेश जोशी जी का मानसिक संतुलन समय समय पे खराब होता रहता है। वो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे बयान देते हैं जिससे मीडिया में बने रहते हैं। अभी कुछ समय पहले उन्होंने बयान दिया था कि मात्र भाजपा सेवा कर रही है, बाकी लोग सब चोरी कर रहे हैं। तो मैं इन्हें बताना चाहूंगा, इस राज्य में अगर बाकी लोग चोरी कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा लोग तो भाजपा के लोग चोरी कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे, निरंतर उल जुलूल बयान देकर माननीय मंत्री जी को सत्ता में रहने का, सुर्खियों में रहने की एक आदत सी हो चुकी है। उस आदत के तहत तो हमेशा ऐसे उलझुल बयान देते रहते हैं और जनता भी इस बात को अच्छे से समझ चुकी है किस प्रकार के बयानों देते हैं। आप इतने चिंते हैं, वो सैनिक कल्याण बोर्ड के मिनिस्टर है, आपको इतने चिंता 1 रैंक 1 पेंसिल की मांग जो हमारे सैनिक दर दर भटक के बेचारे कर रहे हैं, उसको पूरा करिए, उस पर ध्यान दीजिए। लेकिन अपने कार्य को न करने के छोड़कर वो हमेशा दूसरे घर में क्या हो रहा है, दूसरे की राजनीति में क्या चल रहा है, उसमें ज्यादा ज्ञान बांटने में विश्वास रखते हैं। नहीं संदीप भाई, बीजेपी कह रही है भाई कि अब जो नए युवा हैं जैसे आप हैं, अब आप लोगों को आगे आना चाहिए, अब हरदा को आगे करना चाहिए आप लोगों को और आप जैसे युवाओं को, और अब अपना बैकफुट पे आकर संरक्षण करें। मनीष भाई, भाजपा सभी दलों में ये होता है कि दूसरी पीढ़ी, पहली पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी सामने आती है। युवाओं को काम करने का अवसर हर जगह दिया जाता है, लेकिन पुराने लोगों के पास जो तजुर्बा, जो उनके पास नसीहतें, जो उनके पास जिजीविषा होती है, जो संगठन की विचारधारा उनके पास, उस विचारधारा को आप दिन के रात नहीं कर सकते। धीरे धीरे एक स्थान दूसरा लेता है, ये प्रकृति का नियम है। लेकिन हम सबको उस नियम को एक हिसाब से चलना होता है। हमारा हरीश रावत हमारे वरिष्ठ नेता हैं, ज्ञान का भंडार है, और इस राज्य में मेरा मानना है कि अकेले वो ऐसे व्यक्ति होंगे जो पार्टी किसी भी राजनीतिक दल के सभी पदों पर रह चुके हैं। सेंट्रल मिनिस्टर वो रह गए, राज्यसभा वो चले गए, मुख्यमंत्री रहने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ है। तो वो निरंतर आपको संघर्ष करते हुए दिखेंगे, और राज्य में जब जब राजनीति की बात होगी तो आप हरीश रावत का नाम भी अवश्य कहीं ना कहीं, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, जनता के मुंह से सुनने का काम करें। सुनीता जी देखिए, भाई कांग्रेस तो कह रही है कि वो ऐसे ही उल जुलूल के बयान दिया करते हैं गणेश जोशी।
जिस कांग्रेस का संतुलन पूरे प्रदेश में लड़खड़ाया हुआ है, वो क्या बैलेंसिंग की बात करेंगे। और सुर्खियों में कौन रहता है वो तो आप सुबह उठ के उनकी ट्वीटास में पढ़ मानसिक लीजिए। संतुलन का इलाज कराइए अग्रवाल जी का, जो लोगों को खुलेआम अपनी विधानसभा में पीटने का काम कर रहे हैं। दीदी बात है, लूट इलाज खसूट की बात कराइए है। ये तो आज अग्रवाल जी का, जो सारे आम अपनी विधानसभा में लोगों को पीटने का काम कर रहे हैं, उनका इलाज कराइए। इलाज कराइए। भाजपा में कैसे कैसे मानसिकता के लोग हैं, जिन लोगों ने उनको मत दिया, उनको पीटने का काम कर रहे हैं। मैं जिन के माध्यम से कहूंगा, रोड पे रुक रुक के गुंडे की तरह एक मंत्री पिटाई कर रहा है। कितने दुर्भाग्य की बात है हमारे राज्य के लिए। मंत्री महोदय पिटाई कर रहे हैं, घूसे चला रहे हैं, लाज चला रहे हैं। जिनको विकास करना चाहिए था वो लाज घूसे चला रहे हैं। मनीष भाई, दुर्भाग्य इस राज्य का, अपने वोटर की पिटाई कर रहे हैं। पहली बार राज्य में 22 वर्षों में देखने को मिला कोई मंत्री सारे आम सड़क पर अपने वोटर को पीट रहा है, जूते मार रहा है, गाली दे रहा है, खुलेआम पिटाई कर रहा है। भाजपा को, संदीप भाई, यही भाजपा है जिसने उनके, यही भाजपा है संदीप भाई, ये भी तो तारीफ कर दीजिए कि यही भाजपा है जिन्होंने कि इन्हीं के समय में FIR में उनका नाम भी दर्ज है मंत्री जी का। तो मनीष भाई, मुकदमा के बाद हुआ क्या, ये भी भाजपा बताए। मंत्री जी कितनी बार पूछताछ के लिए बुलाए गए, क्या मंत्री जी को जेल हो गई, क्या ये मुकदमे का झुंझुना थमा के आपने वो दर दर भटकने का काम ठीक है कर संदीप भाई, हम लोग दूसरे ट्रैक पे जा रहे हैं, उधर बाद में कभी। सुनीता जी, सवाल ये है कि क्या नाम है, गणेश जोशी जी को बयान देने की आदत हो गई है, वो अब इस तरह के बयान देते रहते हैं और इस पर कोई ध्यान नहीं देता है फिर बाद में। देखिए, ऐसा है, माननीय गणेश जोशी जी बहुत कद्दावर हमारे भाजपा के वरिष्ठतम नेता हैं और बहुत सोच समझकर ही वो अपने बयान हमेशा देते हैं। और जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, अगर कांग्रेस पार्टी में कोई खामी नहीं है तो फिर उनको इतना सीरियस भी नहीं होना चाहिए। लेकिन जब हरीश रावत के साथ एक भी व्यक्ति खड़ा हुआ नहीं मिलता है, स्टंट करने के लिए भी तो 2-4 लोग चाहिए होते हैं ना, उनके साथ तो छुट भैया नेता भी नहीं होते हैं। तो आप बताइए फिर किस चीज का कद, उस कद का करना ही क्या है जब कोई आपके साथ ही नहीं खड़ा है। तो इस तरीके से चीजें नहीं करनी चाहिए। हैंडपंप से नहाने लग जाना, आप बताइए, गंगा माँ का हमारा इतना वहाँ वरदान है, हम लोगों को इतनी बड़ी गंगा जो नदी है, इतनी पवित्र नदी हमारे बगल में है और ये हैंडपंप से नहा के अपने आप को अलग से दिखा रहे हैं। तो ये जो तुच्छ मानसिकता है, इससे पता चलता है कि ये लोग राजनीति में भी रोटियां सेंकी इन्होंने, वो भी जलाई, वो भी इन्होंने ढंग से नहीं पका पाए। तो ये बात जो है, जनता जनार्दन बहुत समझदार है, समझ चुकी है कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद, ठीक है सुनीता जी, संदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद, समय कम है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। मोदी सरकार को केंद्र में आज 9 साल पूरे हो गए, जिसको बीजेपी एक इवेंट के रूप में बना रही है। 9 साल पूरे होने पर बीजेपी देश भर में राष्ट्रव्यापी महाजनसंपर्क अभियान चला रही है, जिसके जवाब में कांग्रेस ने सत्तासीन बीजेपी से 9 सालों के जवाब में रोजगार, महंगाई, भ्रष्टाचार, कृषि, किसान और अपराध जैसे मुद्दों से जुड़े 9 सवाल किए हैं। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की माने तो बीजेपी 24 घंटे महज चुनावी मोड में रहती है। जन सरोकार से जुड़े मुद्दों पर बीजेपी बेहद उदासीन है। वहीं कांग्रेस ऐसी प्रतिक्रियाओं पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी खासा तंज कसा। महेंद्र भट्ट की माने तो कांग्रेस अपने सवालों में खुद घिर रही है। घिरी हुई पार्टी किसी को घेर नहीं सकती है। हमारे कार्यकर्ताओं से कांग्रेस, हमारे कार्यक्रमों से कांग्रेस विचलित हो रखी है और आंतरिक द्वंद्व से निपट जाए तो हम भी दो हाथ करने को तैयार हैं। और मैं कह सकता हूं कि पिछले दिनों जिस प्रकार के कार्यक्रम पूरे प्रदेश के अंदर हमने चलाए हैं, पार्टी की ओर से सरकार की जो योजनाएं हैं उनको घर घर तक पहुँचने का जो अभियान, महासंपर्क अभियान के तहत हम भविष्य में लेने वाले, वो अपने आप में एक प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि जनादेश की सफलता की बहुत बड़ी पूंजी हम बनाने जा रहे हैं। और अभी क्योंकि कल मीडिया के लोगों के साथ हमारी भेंट, हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी इसमें रहेंगे और महासंपर्क अभियान का विधिवत श्री गणेश 31 तारीख को देश के प्रधानमंत्री राजस्थान से एक सभा को संबोधित करेंगे। हमारे कार्यकर्ता सभी विधानसभा के अंदर उस संदेश को सुनेंगे और एक तारीख से लेके और 30 जून तक के हमारे पूरे प्रदेश के कार्यक्रम बन चुके हैं। अभी हमारी जिले की बैठकें संपन्न हुई, इस बार विधानसभा मंडलों की बैठकें संपन्न हुई और कल से विद्युत रूप से हमारा महासंपर्क अभियान प्रारंभ हो जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को केंद्र में 9 साल हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी पूरे देश के अंदर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूछ रही है कि 9 साल में जो जनता के 9 सवाल हैं, कम से कम उसी के जवाब दे दो।
क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 9 साल में एक बार भी जनता के किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, चाहे वो अर्थव्यवस्था का मुद्दा हो, क्योंकि अर्थव्यवस्था आज लगातार बद से बदतर हो रही है। देश में बेरोजगारी और महंगाई चरम पर है, देश में भ्रष्टाचार चरम पर है, देश में मित्रवाद पर मोदी जी मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। अडानी को जो है दुनिया का दूसरे नंबर का उद्योगपति बनाया गया। आप देखिए जिस प्रकार से 20,000 करोड़ रुपया अडानी जी की सेल कंपनियों में आया, उस पर आप एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। कोरोना महामारी में जो मिसमैनेजमेंट का शिकार देश हुआ, आप उस पर एक शब्द नहीं बोलने के लिए तैयार हैं। पीएम केयर फंड पर आप नहीं बोलने के लिए तैयार हैं। तो तमाम इन मुद्दों को लेकर के देश के सभी राज्यों में कांग्रेस पार्टी प्रेस वार्ता के माध्यम से सवाल पूछ रही है और आगे के व्यापक जनसंपर्क के माध्यम से जनता के बीच ये सवाल पूछे जाएंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता अस्करी जाफरी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अस्करी, देखिए यहाँ जनसंपर्क रैली की बात हो रही है, यहाँ भाई 9 साल पूरे हो गए हैं, वहीं 9 काम गिना दिए गए। कांग्रेस की तरफ से कहे जा रहे हैं कि भाई महंगाई, बेरोजगारी, इन मुद्दों पर आप जवाब दीजिए। ऐसे में जो सत्ता पक्ष है वो कह रही है कि भाई ये लोग खुद घिरे हुए हैं, हमें क्या घेरेंगे। महेंद्र भट्ट जो प्रदेश अध्यक्ष है, ऐसे में सवाल ये उठ रहा है अस्करी कि अब जो 2024 की लड़ाई जो चल रही है, आपको लग रहा है कि ये जो 9 मुद्दे लेकर कांग्रेस आई है, तो क्या किताब तक ये मुद्दे अगर उठाएंगे तो ही सही रहेंगे, या फिर इन मुद्दों को सड़क पर भी उठाना जरूरी है? देखिए बिल्कुल मनीष, मुख्य पक्षी दल का काम होता है तमाम जो जनसभा से जुड़े मुद्दे होते हैं उनको लेकर के सड़क पर जाया गया, और कहीं ना कहीं कांग्रेस अब इसमें लगी रही, काफी हद तक सक्रिय रही। ऐसे में जिस तरह से मोदी सरकार को आज 9 साल पूरे हो गए हैं, 9 सालों के दौरान में कांग्रेस ने 9 सवाल जो है भाजपा से किए हैं। महंगाई पर किया है, बेरोजगारी पर किया है, भ्रष्टाचार पर किया है, कई तरह के सवाल कांग्रेस ने भी डाले। ऐसे में 9 सालों की जो तमाम उपलब्धियां हैं वो केंद्रीय मंत्री हैं और तमाम जो पदाधिकारी हैं वो गिना रहे हैं, जगह जगह हो रही है। आज मीडिया से भी संवाद हुआ है तो मुख्यमंत्री धामी इसमें मौजूद रहे और केंद्रीय राज्य मंत्री जो है संजीव बालियान वो भी इसमें मौजूद रहे और 9 की 9 उपलब्धियों के बारे में बताया। केंद्र ने 9 सालों में क्या किया है, मोदी सरकार ने 9 सालों में क्या किया है, पूरा लेखा जोखा डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से समझाया है और एक शॉर्ट फिल्म उसको कह सकते हैं उसके माध्यम से प्रेजेंटेशन भी दी है, जिसमें 9 सालों में तमाम जो काम किए हैं उनका जिक्र किया गया है। और जिस तरह से हाल ही में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड को 9 रत्न दिए जाने की बात की थी, उसके बारे में भी बड़े विस्तार से केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान। ठीक है अस्करी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के। हमारे साथ डॉक्टर देवेंद्र भसीन जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। डॉक्टर देवेंद्र भसीन जी, स्वागत है चैनल में आपका। डॉक्टर देवेंद्र भसीन जी, 9 साल पूरे हो गए पीएम मोदी के, और ऐसे में आप लोग जनसंपर्क यात्रा निकाल रहे हैं। आप लोगों ने आज बताया कि इन 9 सालों में क्या क्या किया गया, लेकिन जनता के बीच कैसे लेकर जाएंगे आप लोग इन सारी चीज़ों को? सवाल तो ये है, जनता को कैसे यकीन दिलाएंगे कि भाई इन 9 सालों में आपके हित के लिए काम हुआ है? देखिए 30 मई से 30 जून तक का महाजनसंपर्क अभियान जो होगा उसमें जनता से सीधा संवाद भी शामिल है। इसमें जहां एक और हमारी प्रेस वार्ताएं रहेंगी और विभिन्न वर्गों से हमारे कार्यक्रम रहेंगे, वहीं घर घर जाकर के भी हम संपर्क करेंगे और मोदी सरकार की उपलब्धियों के बारे में भी और राज्य सरकार की उपलब्धियों के बारे में भी हम जनता को अवगत कराएंगे। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल बेमिसाल है और उत्तराखंड के विशेष संदर्भ में देखें तो यहाँ तो डबल इंजन की सरकार है। मोदी जी के आशीर्वाद से, राज्य सरकार के प्रयासों से उत्तराखंड ने भी तेजी से प्रगति की है, तो इसकी जानकारी जनता तक पहुंचे के लिए विभिन्न माध्यमों का तो हम सहारा ले रहे हैं। वहीं जनता से सीधा संवाद भी है, अपने आप में प्रमुख कार्यक्रम है और उस पर हमारी पार्टी के सभी कार्यकर्ता घर घर जाकर के बात को रखेंगे। देवेंद्र जी, ऐसे में 9 सवाल पूछे गए हैं कांग्रेस के द्वारा कि भाई इन 9 सालों में 9 सवालों का जवाब दें आप लोग। महंगाई, बेरोजगारी, इन सब चीज़ों को लेकर उन्होंने आप लोगों पर सवाल उठाए हैं। देखिए कांग्रेस की जो नीयत है वो अपने आप में कभी सकारात्मक नहीं रही है और अगर हम देखें मोदी जी के 9 साल का मुकाबला कांग्रेस
किसी रूप में कर ही नहीं सकती, कोई सवाल भी खड़े नहीं कर सकती। जहाँ तक महंगाई का सवाल है, तो आज विश्व में अगर मुद्रास्फीति की सबसे कम स्थिति है तो भारत में है। हमारी मुद्रास्फीति इंग्लैंड और अमेरिका से भी कम है। और दूसरी अगर हम देखें तो रोजगार की दिशा में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों बहुत तेजी से काम कर रहे हैं और रोजगार लगातार मिल रहा है। और प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था 1 वर्ष में 10 लाख रोजगार, वो केंद्र सरकार के कार्यों विभागों में वो कार्य भी आप देख रहे होंगे कि प्रति माह 71-72 हजार लोगों को जो है वो रोजगार सीधा सीधा दिया जाता है। इसी प्रकार से राज्य सरकार अपना काम कर रही है। तो कुल मिलाकर के जो हमारे चाहे सड़कों का मसला हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, शिक्षा का हो, चाहे हमारी हर घर नल जल योजना का हो, उज्ज्वला योजना का हो, सारी जो बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने का सवाल हो, 50 करोड़ लोगों को जो है 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा कवरेज हो, ये अपने आप में अभूतपूर्व कार्य हैं। कांग्रेस का अगर आप समय याद रखें तो कांग्रेस समय भारी महंगाई थी और भ्रष्टाचार की स्थिति ये थी। आज भी उनके बड़े नेता चाहे राहुल जी हैं, चाहे सोनिया जी हैं, चाहे चिदम्बरम जी हैं, सारे भ्रष्टाचार के मामलों पर जमानत पर हैं। तो कांग्रेस की जो कुंठाएं हैं, हाँ, जमानत पर हैं। और जो कांग्रेस के नेता कुंठित हैं तो उस कुंठा में वो इस प्रकार के नलगल बातें करते हैं। लेकिन देश की जनता मोदी जी के साथ है और आगे भी उनको आशीर्वाद मिलता रहेगा। ठीक है डॉक्टर देवेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए चैनल न्यूज़। नमस्कार।